बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है, और अगर ज़िंदगी नहीं तो वो तमाम ख्वाब जो हम देखते हैं उनकी भी कोई हकीकत नहीं है। ज़िंदगी की कदर करें और एहतियात से काम लें। कोरोना की ये जो थर्ड वेव आई है ये बहुत सीरियस है और इसको सीरियसली लें। बदकिस्मती ये है कि आज भी हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि जी कोरोना नहीं है, और अगर ये एक सोच है आज भी तो इसका खुमियाजा बिल्कुल हम उसी तरह भुगतेंगे जिस तरह आज हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान भुगत रहा है, जहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, जहाँ पर एक क्योस की सिचुएशन है और पूरा पाकिस्तान दुआ गो है कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों पर भी अपनी रहमत फरमाए और हमें भी अपनी हिफाजत में रखे। हमारी एक एंकर पर्सन थी मारूख कुरैशी, वेरी फाइन लेडी, बड़े अच्छे हमारे साथ कैपिटल के साथ उनकी एसोसिएशन रही। शी हैज़ लॉस्ट हर पेरेंट्स, बोथ फादर एंड मदर, ऑन दिस कोरोना, और बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ थी। चंद रोज़ कबल ही नासिर खान दुरानी जो IG खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं, ही लॉस्ट हिज लाइफ। मुझे अभी भी याद है जब लास्ट मैसेज मैंने उनको किया था तो ही वॉज सेइंग कि मंसूर प्लीज़ प्रे फॉर मी, आई एम हैविंग कोविड। तो और आई वॉज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं ही विल रिकवर, लेकिन लंग्स कोलैप्स कर गए। सो कहने की बात यह है कि आज उनकी फैमिलीज़, इन सारे लोगों की फैमिलीज़ और वो तमाम लोग जो बीमार हुए, जिनकी डेथ्स हो गई, इन तमाम लोगों की फैमिलीज़ के ऊपर जो वो फेस करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, वो बड़ा मुश्किल है। पिछले 3 से 4 हफ्तों के अंदर डेथ टोल जो है पाकिस्तान का डेली बेसिस के ऊपर वो 150 से लेकर 200 तक है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे हाईएस्ट है। और अगर मैं पॉजिटिव केसेस की बात करूं रोज़ाना की बेसिस पे वो 5000 से 6000 केसेस हैं, जिसकी वजह से अगर ये सिचुएशन खुदा न ख्वास्ता प्रिवेल करती है तो अगले 7 दिनों में हमें शहरों को लॉकडाउन करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस पे बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट हम पंजाब के अंदर तब्दीली की हवाएं काफ़ी चल रही हैं, और वो हवाएं क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली भी हैं वो जहांगीर खान तरीन के साथ उनका साथ दे रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जी शायद पंजाब के अंदर अगर वफाक के अंदर इमरान खान साहब के साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट नहीं होती तो शायद अब पंजाब की तरफ रुख किया जाए। इस पर भी बात करेंगे और शहबाज शरीफ की रिहाई के ऊपर बात करेंगे। अब वंस ही इज़ आउट क्या सिचुएशन बनने जा रही है। PDM का एक जो महाज है जो बहुत ही अनएड्रेस्ड रहा है इन द लास्ट फ्यू वीक्स, उसके ऊपर क्या कोई पेशरफ्त होगी, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है शगुफ्ता जुमानी ने, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लाहौर स्टूडियो में मेरे अली परवेज़ मलिक, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुनव्वरा मुनीर रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। शगुफ्ता जी, लेट मी स्टार्ट विद यू। कोरोना की जो थर्ड वेव है बहुत सीरियसली पूरे मुल्क के अंदर इसका जो एक्सपेंशन है वो हो रही है। डेथ टोल जिस तरह मैंने बताया डेली बेसिस पे 150 to 200 चल रहा है, और इस वेव के अंदर बच्चे तक इम्पैक्ट हो रहे हैं 1 साल से लेकर 10 साल तक। क्या कहेंगी ऊपर इसके ऊपर जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ये एक जो वायरस हमारे यहाँ एक अज़ाब की शक्ल में नाज़िल हुआ है, रब्बुल आलमीन इस बाबरकत महीने रमज़ान के सदक़े में जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस वायरस से सबकी जान छूटे। लेकिन मसला ये है कि जब कोई चीज़ें आती हैं तो फिर जो रियासत होती है या जो हुकूमत होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को किस तरह से इन अजाबों से और इन तकालीफ से निकाले। लेकिन बड़ी मायूसी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब इसका फर्स्ट वेव आया था तो उस वक्त तो हम लोग बहुत मुतहरिक हो गए थे और हमने बड़े इस पे ठोस इक़दाम उठाए थे। ख़ास करके मैं सिंध गवर्नमेंट को इस पर खराज तहसीन पेश करूँगी कि जिन्होंने जिस वलवले और जज्बे के साथ इस वेव को रोकने के लिए इक़दाम उठाए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो बजाय हम उसको अप्रिशिएट करें
या हम उसका हाथ बटाएं, हम उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह पहले लॉकडाउन यहाँ लगा था, यकीनन ये लॉकडाउन जो है वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का इक़दाम नहीं था, वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए नहीं लग रहा था, क्योंकि जब लॉकडाउन होता है तो पूरा बिजनेस ठप होके रह जाता है, लोग घरों तक महदूद हो जाते हैं। लेकिन जिंदगियों से बढ़कर कारोबार नहीं होता है। जिंदगी होगी तो कारोबार होगा, जिंदगी होगी तो जिंदगी के ये कारोबार चलेंगे। लेकिन आपने देखा कि उस पे भी हमारे ऊपर उंगलियां उठाई गई, हमारे ऊपर मजाक किया गया। उसके बाद फिर दूसरे सूबों में ने भी ये किया। बिल्कुल ठीक। स्मार्ट लॉकडाउन, बिल्कुल। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, ये मेरी समझ से बालातर बात है। ये जी इस पे इसका जिंदगी को अगर जिंदगी किसी की बचानी है और अगर आपने एक मुस्बत इक़दाम उठाना है तो आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ठीक, आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। अली, मैं आपकी तरफ आता हूं। आज बल्कि हम देख रहे थे कि मरियम नवाज ने भी 249 कराची में मिफ्ता इस्माइल साहब का जो बाई इलेक्शन वहां पर अब होने जा रहा है उस पर जाना था, वो भी उन्होंने कैंसिल किया। उन्होंने कहा नहीं जाना, और ये चीज़ मेनली उनका पर्पस जो था वो मेंशन करना यही था। कोरोना की ये जो थर्ड वेव है, जिस तरह ये फैल रही है पूरे मुल्क के अंदर, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं जा रही। क्या कमेंट करेंगी जी, जो अब हुकूमत ने स्पेसिफिकली जो स्टेप्स ले रही है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मंसूर मियाँ बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। और मैं भी जिस तरह अभी MNA साहिबा ने दुआ की, मैं भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम मुसलमान बल्कि सारी दुनिया की मुश्किलें आसान करे जो इस वबा की वजह से हमारे सामने आई हुई हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोरोना की एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हमारे सामने बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 6000 केसेस रोज़ के आइडेंटिफाई हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी 10% के करीब चल रहा है। और हमारे हमसाए के अंदर या बल्कि हमारे रीजन के अंदर अगर आप देखें तो ये जिस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जिस एक्सपोनेंशियली जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है, तो हमें बड़ा स्विफ्टली इसको काउंटर करने के लिए मूव करनी चाहिए। और इसी पस मंज़र के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने जो आज फैसला किया वो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी हमारे पॉलिटिकल एक्शन की वजह से लोगों की ज़िंदगियों को कोई रिस्क हो। तो उन्होंने ये इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के साथ भी अपील की कि जब ये इलेक्शन और वोटिंग कास्ट होएगी तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तरीक़ेकार अडॉप्ट कर ले, जो कि अच्छी बात है। पर मंसूर मियाँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आज की हुकूमत को दानिशमंदी के साथ इस जो कोरोना की सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हो रही है ना, उसके लिए एक यकजूही के साथ एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और वो उसी वक्त बनेगी जब ये सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड करेंगे। ये ना हो कि वज़ीर आज़म साहब जिस तरह पहली वेव के अंदर ये कहते रह गए कि ये नज़ले की तरह ये आएगा चला जाएगा, जिससे लोगों को मिक्स्ड सिग्नल्स गए, उसकी वजह से बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ा। तो मैं अपील ये करूंगा कि वो सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को रीच आउट करें, उनको सारे के सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करें और उसके बाद एक जॉइंट नैरेटिव बनाएं ताकि हम लोगों की जिंदगियों को बचा सकें। इसके बाद आप NCOC जो एक इंप्लीमेंटेशन आर्म है उसको ये काम हैंड ओवर कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये लॉकडाउन या किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस को आपने इंपोज किस तरह करना है। इसके साथ साथ जो आखिरी बात मैं कर रहा हूं, एक वैक्सीनेशन के ऊपर हम बहुत ढीले चल रहे हैं अभी तक। और जो इंडिया के अंदर आप सूरत हाल देखते हैं ना, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एक फैक्ट बताता जाऊं, इंडिया के अंदर तकरीबन 30 लाख बंदे को डेली वो वैक्सीनेट कर रहे हैं, उसके बावजूद वहां पे एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है। हमने तो आज तक जब से कोरोना की वबा आई है मुफ्त की चंदे की वैक्सीन के ऊपर चल रहे हैं और आज तक 20 लाख लोगों को भी वैक्सीनेट नहीं किया। तो हुकूमत को इस चीज को भी स्पीड अप करने की जरूरत है, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन को अपनी आवाम के अंदर खास तौर पे जो हमारे हाई रिस्क लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए बड़ा स्विफ्टली मूव करना चाहिए। ठीक है मुनव्वरा जी, आपने बात सुनी, शगुफ्ता जी की आपने बात सुनी, अली परवेज की। जो NCOC की इंस्ट्रक्शंस हैं, एक तो वो हैं जो उन्होंने कहा है कि जी जहां पर 5% प्लस होगा स्कूल्स क्लोज रहेंगे ईद तक। उन्होंने कहा है कि जी 20% जहां पर होगा वहां पर सिटीज को हम कंप्लीटली लॉकडाउन में डाल देंगे। ऑफिस टाइमिंग्स का बताया और ये सारी चीजें कब तक खुलेंगी, आउटडोर्स अब नहीं होंगी, टेक अवे वगैरह सब कुछ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अली इस वक्त कह रहे हैं कि हुकूमत और ऑपोजिशन का एक पेज पर होकर इस पूरे एक्शन को इंप्लीमेंट कराना बड़ा जरूरी है, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली देखते नहीं पार्लियामेंट के अंदर। क्या कमेंट करेंगी जी इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए जी, जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल से जिस तरह से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जिस दिलेराना और जिस बहादुरी की अंदाज में कोविड के लिए मैकेनिज़्म बनाया है, जिस तरह हमने हेल्थ के अपने पोजीशन को मुस्तहकम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पूरे पाकिस्तान को जो है सिक्योर करने में कामयाब हो गए और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह कोविड की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आगे है मगर पीछे नहीं है। देखिए, अगर आज देख ले कि हम जिस तरह एनसीओसी की जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हम जितना स्ट्रांगली इनको फॉलो करते हैं तो इनका फ़ायदा हमें जाता है और हमारे कौम को ही जाता है। अगर हम कौम अगर हमारे साथ देंगे और एसओपीज़ को फॉलो करेंगे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देख ले कि इस रमज़ान शरीफ में हमारे मस्जिदों में हमारी तरावी भी रूटीन के मुताबिक चल रहा है और वहाँ एसओपीज़ को भी फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक वो महीना है कि बहुत सारे सजेशंस ऐसे गवर्नमेंट के पास आए कि आप मस्जिदों में तरावी नहीं करवाए, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हैज़ ए मुस्लिम कंट्री ये हम इसको नहीं रोक सकते। तो यहाँ भी अवाम के वो तावन जिसने गवर्नमेंट के साथ किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद आबाद है। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट शुरू से अपोजिशन को साथ लेके आना चाह रहा है, साथ लेके चलना चाह रहा है। हमेशा से हमने अपोजिशन की राय का एहतराम किया है, लेकिन अपोजिशन ने हमेशा से पाकिस्तान की मुफाद की बात नहीं की है और उन्होंने हमेशा सियासत उन पॉइंट्स पे किया है जो पॉइंट्स पाकिस्तान को जो है हम जो आज जो हम एक अपना गोल लेके आए कि हम पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे, पाकिस्तान के इदारे को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया या कमज़ोर पड़ गया तो हम भी नहीं रहेंगे। तो अपोजिशन को हम हमेशा से साथ लेके चले उन पॉइंट्स पे जो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए और पाकिस्तान की बेहतरीन जो आने वाले हमारा फ्यूचर है उनके लिए अगर ये हमारे साथ एक पेज पे आना चाहते हैं, हम खुद भी इनको वेलकम भी करेंगे, हम उनको दावत भी देंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है। ये तो एक सिस्टम का हिस्सा है, कभी वो अपोजिशन में तो कभी हम अपोजिशन में। पाकिस्तान जितना हमारा है उतना उनका भी है, बिल्कुल अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा पंजाब में जो तब्दीली की एक हवा चल रही है और कर्सी जहांगीर खान तरीन की वजह से चल रही है, इस पर एनालिसिस लेंगे कि क्या अपोजिशन समझती है और क्या हुकूमत समझती है। अगर चीज़ें जहांगीर खान तरीन की एड्रेस ना हुई तो पंजाब के अंदर क्या वाकई ही कोई तब्दीली आने जा रही है, क्योंकि जो नंबर वो शो कर रहे हैं अपनी हेयरिंग्स के ऊपर और अपनी अफ्तारियों में, वो तो नंबर बड़ा ही एक अलार्मिंग है, स्पेसिफिकली उस्मान बुज़दार की हुकूमत के लिए। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। शगुफ्ता जी, आपकी तरफ मैं आता हूं। पंजाब की मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। कुछ तब्दीलियों की हम लोग सुन रहे हैं। अली परवेज़ मलिक अभी ब्रेक में मेरे साथ हंस रहे थे, मैंने कहा मैं पहले आपसे पूछ लूँ, पंजाब के अंदर जो इस वक्त केस चल रहा है जहांगीर खान तरीन के ऊपर और जिस तरह वो शो ऑफ पावर कर रहे हैं और शो ऑफ पावर की जो आवाज़ है वो इस्लामाबाद तक गई है। कल उनको कोई ठंडे फ़ोन भी आए थे, वहाँ से कह रहे थे ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। ये पूरी सिचुएशन किस तरफ आपको जाती नज़र आ रही है जी? देखिए, पंजाब के हालात तो मेरे ख्याल में मेरे भाई वहाँ से एमएनए हैं, वही ज़्यादा उस पर तफसील से आपको बता सकते हैं, लेकिन ये सियासत का एक हिस्सा है। और जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत जो है, जिस तरह मेरी बहन मुनव्वरा कह रही थी कि जी अपोजिशन सीरियस नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है वो बड़ी सीरियस है अपोजिशन को साथ लेके चलने में। बड़ी माजरत के साथ मैं ये कह रही हूँ कि 2.5 साल हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए। कोई ऐसा इशू हमें बता दें जिसपे गवर्नमेंट ने आके कहा हो अपोजिशन को कि जी आप आए, हम मिल बैठ के इस इशू के मसले का हल निकालते हैं। हाँ, अपोजिशन ने जरूर हाथ बढ़ाया होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस भी बढ़ाया होगा, वैसे भी हाथ बढ़ाया होगा कि जी ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में आज आप गवर्नमेंट में हो तो कल कोई और गवर्नमेंट में होगा, लेकिन हमने रहना इसी मुल्क में है, तो इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए और ख़ास करके पार्लियामेंट्री सिस्टम को सही तौर तरीके से चलाने के लिए अपोजिशन का और गवर्नमेंट का मिल बैठ के एक पेज पे होना लाजमी है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं ना मानने वाली बात जो गवर्नमेंट के शुरू दिन से मुंह पे चढ़ी हुई है, तो आज आप खुद हालत देख रहे हैं कि इनके मिनिस्टरों को पता नहीं होता है कि हुकूमत क्या कर रही है। ठीक है जी। पार्लियामेंट में पता नहीं होता। आप पार्लियामेंट की मिसाल ले लें, पार्लियामेंट के कितने दिन रह रहे हैं, लेकिन
अनसीरियसनेस देखें पार्लियामेंट के जो लोग चला रहे हैं, खास करके स्पीकर साहब, ना वहाँ पे अपोजिशन को बात करने दी जा रही है। कि अभी रिसेंटली इतना बड़ा इशू उठा है खातमुन नबीयीन के हवाले से, तो आप मुझे बताएं कि क्या हुकूमत इसमें सीरियस है? अगर हुकूमत सीरियस होती और अगर स्पीकर साहब सीरियस होते तो स्पीकर साहब को न्यूट्रल होके तमाम जमातों को बिठा के उस पर बात करनी चाहिए थी और फ्लोर ऑफ द हाउस सबको डिस्कशन करना। क्या होता, लोग बात ही करते हैं ना, बात करते, बिल्कुल सही है, हर एक का राइट है, बिल्कुल ठीक, व्यूज का इजहार करते। आप ना हटाओ एम्बेसडर को, लेकिन कम से कम जो लोगों के अंदर में जो मोहब्बत है, जो अपने नबी के लिए इश्क है, या जो उनके अंदर में जो भड़ास है, उसको तो आप बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए ना, एक यही फ्लोर तो है जहाँ पे अवाम के नुमाइंदे आके बात करते हैं, बिल्कुल सही। वहाँ पे भी माइक बंद है, जबानें बंद है, और अगर कोई बात करना चाहता है तो उसको डांट दिया जाता है। जिस तरह बच्चों स्कूलों में बच्चों को नहीं डंडा दिखाते हैं कि चुप करके बैठो वरना ये मैं मारूंगा। हाँ। तो स्पीकर का तो ये हाल है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या बात करते हैं? आपका पॉइंट आ गया जी जी कि अगर पंजाब में, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर है, उसकी डोरें जो है वो तो किसी और के हाथ में। उस बंदे बेचारे को तो सियासत की अलग वे भी नहीं आती है। तो अगर पंजाब में अगर चीटिंग आ रही है तो मैं समझती हूँ कि ये पंजाब की आवाम के लिए एक खुशआइन बात है। ठीक है अली, मुझे ज़रा एक चीज़ बताएं, मैंने कल की ज़रूर बात आपसे करनी है, अभी शगुफ्ता जी ने स्टार्ट भी कर दी। कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्राइडे को पार्लियामेंट का सेशन हुआ था और उसके अंदर डिस्कस होगा ऑल अबाउट द फ्रांस एम्बेसडर और हुकूमत क्या कह रही है, करारदाद पेश हुई। एक तो प्राइवेट मेंबर से इन्होंने करारदाद पेश कराई और उसके बाद सवालों जवाब के अंदर पूरा टाइम गुजार दिया और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आपने इजलास मुलतवी कर दिया। फिर कहा वहां पर कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ गए हैं तो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी होगी। तो फिर कॉन्फिडेंस में जो लेना था और जो वादे वही थे वो क्या हुए? देखें मंसूर मियां, उससे पहले मेरी बहन मुनव्वरा बीबी ने जो बात की ना, मैं भी उसको एक दफ़ा ज़रा कंडेम कर दूं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने कभी भी मुल्क के मफाद की बात नहीं की। मैं आपको दो छोटी छोटी मिसालें दे दूं। देखें अभिनंदन का वाकया हुआ जब इंडिया ने आपके ऊपर हमला किया, आप मुझे बता दें कि क्या ऑपोजिशन सारी की सारी इनके साथ आके नहीं खड़ी हुई और उस वक्त कौन वो कम ज़र्फ आदमी था जिसकी कुर्सी उस वक्त भी खाली थी? इसके बाद कश्मीर का मामला आया, आज 2 साल होने को जा रहे हैं। मुझे बताएं हमने क्या ट्विटर हमने कश्मीर जो था ट्विटर पे आज़ाद करवाना था, उसके बाद हमने प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स लिए हैं और ऑपोजिशन ने क्या वहाँ पे उसके रास्ते के अंदर रुकावट बने हैं? आप मुझे उसकी मिसाल दे दें। तो इस तरह टीवी पे आके गुफ्तगू करना कि जिस तरह वो ज्यादा बड़े पाकिस्तानी हैं और बाकी जो हैं वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट उनके लिए मुकद्दम नहीं है, मेरे ख्याल से ये नामुनासिब बात है। मैं जहांगीर तरीन साहब वाली बात के ऊपर भी कर दूं और उसके बाद बिल्कुल नामूस रिसालत वाली बात, पहले नामूस रिसालत वाली बात देखें। अच्छा चलें, बिल्कुल ठीक है। अब देखें मंसूर मियां, हम सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हमारे पास हजूर की हुर्मत, उनकी नामूस से बढ़कर कोई चीज नहीं है और हम बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। पर मुझे आप ये बताएं कि अगर कोई आदमी बदनीयत हो तो आप उसका क्या इलाज कर सकते हैं? आप मुझे जी मैं आपको बता देता हूं। देखें एक बात की तरफ आपने इशारा किया कि उस हुकूमत ने जो मुआहदा किया टीएलपी के साथ, उसके बाद मुझे बताएं कौन से एग्रीमेंट को, कौन सी रेजोल्यूशन को उन्होंने ओन किया और क्यों जाके वो प्राइवेट मेंबर के पीछे जाके छुप गए? दूसरी बात ये कि इनके वजीर असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि जी ये तो वो रेजोल्यूशन है जो हमने टीएलपी के साथ अग्री कर ली है, हम इसके अंदर कॉमा भी बदल नहीं सकते। अगर कॉमा नहीं बदल सकते तो उस असेंबली के अंदर ला के पेश करने का, डिस्कस करने का मकसद क्या था? तीसरी बात यह कि मुझे बताएं कि इन्होंने जब उस रेजोल्यूशन को टेबल किया और ऑपोजिशन ने इनसे कहा कि आप हमें टाइम दें, हम इसके ऊपर डिस्कस करके इसके ऊपर हम वापस आपके पास आएंगे, और स्पीकर ने एडजर्न किया हाउस जुमे तक, तो जुमे के एजेंडे के ऊपर उसको क्यों नहीं रखा गया था? मुझे बताएं वो किसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी जाती है? तीसरी बात यह कि चौथी बात सॉरी ये कि आप मुझे बताएं कि वहां पे जो वजीर आजम साहब ने जो टीवी के ऊपर एड्रेस किया था, क्या हम हुकूमत की पॉलिसी उसको समझें या जो रेजोल्यूशन वहां पे अमजद खान नियाजी साहब ने पेश की थी हम उसको समझें? तो ये सारी की सारी वो एम्बिग्विटीज थी जिसके ऊपर ऑपोजिशन ने टाइम मांगा और इन्होंने उसको एक्सप्लेन करने के बजाय उस एजेंडे को ड्रॉप कर दिया जो इनकी बदनीयती का इज़हार करता है। अब मैं जहांगीर तरीन पे मैं आता हूं, मैं जरा 1 मिनट इस पे कमेंट ले लूं। मुनव्वरा जी प्लीज इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो शगुफ्ता जी फरमा रही हैं और जो अली परवेज मलिक ने कहा जी प्राइवेट मेंबर ने ये बिल पुट
अब किया जी नेशनल असेंबली के अंदर, और कल इस पे डिस्कशन नहीं हुई। जब डिस्कशन नहीं हुई थी तो फिर इसका पर्पस क्या था जी, और क्या इसका जो मकसद था वो पूरा हो चुका है, या अब क्या अब हुकूमत क्या करेगी इसके ऊपर? देखिए जी मंसूर भाई, इसमें ऐसा है कि जैसे अली परवेज ने कहा कि जैसे ही हमने जुमे वाले दिन सेशन स्टार्ट की तो हमने एजेंडे के मुताबिक चलाना स्टार्ट किया। ज़ाहिर है एजेंडे पे भी इतना मेहनत होता है, मेंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, मेंबर्स चाहते हैं कि उनके क्वेश्चन के आंसर भी आ जाए, वो अपने आंसर भी सुनना चाहते। तो हमने यही कहा कि भाई आप एजेंडे के मुताबिक चलने दें, आप सबको मौका देंगे कि आप अपने जिस चीज़ को हम बहस के लिए लाया है तो उस पे लाजमी बहस होगा, लेकिन उन्होंने इतना शोर शराबा, इतना हंगामा किया कि उनको एजेंडे को ही चलने नहीं दिया। तो आप खुद अंदाजा करें कि इस माहौल में कैसे आप डिबेट करवा सकते, जहां माहौल ही नहीं है। तो शगुफ्ता जी जरा कमेंट कर लेने दीजिए। शगुफ्ता जी 1 मिनट जरा मुनव्वरा जी को कमेंट कर लेने दे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी मुनव्वरा जी। ठीक है। हमने तमाम जमातों को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बुलाया, उनकी राय हमने मांग ली। आप अपना राय दे दो, उस राय के मुताबिक हम अपना एक एजेंडा बनाएंगे, उस हिसाब से हम अपना शेड्यूल देंगे। उससे पहले शायद खारजान अब्बासी साहब ने स्पीकर साहब के ऊपर वो जूता मारने वाला सिलसिला स्टार्ट किया। उसने तमाम एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जो तमाम लोगों का ध्यान, आपने खुद देखा कि टॉक शोज पे इधर उधर सब पे वो मसला आ गया। आप देख ले ऐसे इन्वायरमेंट में तो गवर्नमेंट क्या करे। गवर्नमेंट ने पूरा अपोजिशन को मौका दिया था कि आओ इस पे डिबेट करते हैं। डिबेट करने के लिए भी आपको वो माहौल चाहिए होगा। आप खुद देख ले कि इन्होंने स्पीकर साहब के डायस के घेराव किया था, उस माहौल में कैसे हम उनको। मुनव्वरा जी सवाल ये है, मुनव्वरा जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। सवाल बेसिकली ये है, मुनव्वरा जी को आवाज आ रही है मेरी? मुनव्वरा जी मेरा सवाल है, जी मेरा सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सवाल ये है कि आप अगर तमाम पार्लियामेंट वहाँ थी, तमाम रुकन कौमी असेंबली वहाँ पर थे, तो ओपन आप करते हैं इस पे ताकि हर कोई इस पर बात करता। इस पे छुपा कर या इसके लिए कमेटीज बनाने की क्या ज़रूरत थी? और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये एजेंडे पर ही नहीं था तो इस पर डिस्कशन कैसे हो सकती थी? सवाल ये है जी एक्चुअली। असल में ये है कि हमने जिस दिन असेंबली अटेंड किया था उसके अगले दिन हमने ये अनाउंस किया था कि जुमे वाले दिन इस पे डिबेट होगा। जी बिल्कुल, हमने जुमे वाले दिन इसके लिए डिबेट रखा था। आपने देखा कि जैसे ही सेशन स्टार्ट हो गया तो स्पीकर साहब ने अनाउंस किया कि इस पे डिबेट होगा, लेकिन जैसे मैं मुझे एजेंडे के मुताबिक चलने दो, इन्होंने चलने नहीं दिया। इसमें मैं समझती हूँ कि हमारे अपोजिशन ने नहीं चलने दिया। हमारा कसूर नहीं, वो जो हमारे फ्रंट रोज पे बैठते हैं, चाहे वो उस तरफ से हो या इस तरफ, वो माहौल खराब करना चाहते हैं, वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। अदरवाइज हम मुसलमान हैं, हम सब इस डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, चाहे वो बिल्कुल। मुझे अफसोसनाक बात है कि इनके लिए रूटीन बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन नामूसे रिसालत, और इसके बाद सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी प्रेजेंटेशन की हद तक है, मेरे ख्याल से निहायत ही इनअप्रोप्रिएट। ओके, एक छोटी सी जी मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके जरा ये बात शुरू करते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। शगुफ्ता जुमानी जी आप कोई कमेंट करना चाह रही थी, वो कर लें जी, उसके बाद फिर मैं जरा जहांगीर तरीन को लेकर अली परवेज मलिक के पास आऊं जी। देखिए मैं ये कहना चाह रही थी, जिस तरह से मेरी बहन मुनव्वरा जो बात कर रही थी, पहली बात तो ये कि वेडनेसडे का जो इजलास हुआ था वो तो छुट्टी वाले दिन था। ऐसा क्या अब इमरजेंसी हो गई? मुझे भी तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कभी इस तरह से नहीं हुआ कि बगैर किसी इतला के आप इमरजेंसी में बुला लें। चले ठीक है भाई, इमरजेंसी हो गई, आपने इजलास बुला लिया, लेकिन जुम्मे वाले दिन रात से ही जो रूमर चल रहे थे कि जी कल ये लोग इजलास प्रोरोग कर रहे हैं। सुबह जब हम सारे मेंबर वहां पहुंचे हैं, तकरीबन पौना घंटा जो क्वेश्चन आवर का घंटा था वो पूरा इन्होंने इंतजार में हमारा खराब किया। उसके बाद फिर जब स्पीकर साहब आके बैठे हैं तो उन्होंने किसी मेंबर को बात नहीं करने दी। भाई एक मेंबर का प्रिविलेज होता है कि वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होके अपने जो मसाइल हैं उसमें बात करे। ठीक, ये कोई ढोस जमाने वाली बात तो है नहीं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो रवैया स्पीकर साहब का है वो ऐसा लगता है, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो पूरे हाउस का कस्टोडियन होता है, वो सिर्फ एक जमात का कस्टोडियन नहीं है। लेकिन इस दफा जो स्पीकर यहाँ बैठा हुआ है
वो सिर्फ पीटीआई का स्पीकर है। ओके, और जो रिवायतें उन्होंने डाली हैं वो अल-अमान अल-हफीज, मैं समझती हूँ कि किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो इन्होंने ये रिवायतें डाली हैं ये बहुत ही डैमेज करने वाली रिवायतें। क्या आप किसी की जबान बंद कर दें, आप किसी को बात ना करने दें। और जिस पॉइंट पे मेंबरान बात करना चाह रहे थे खत्मे रिसालत पे, तो क्या हमारा हक नहीं है? बिल्कुल क्या हम बताएं आपको कि हम मुसलमान हैं? सबको पता है कि हम मुसलमान हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और ना हम किसी के मुंह से ये सुनना चाहते हैं, और ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज के रसूल हूँ। मैं आज के रसूल हूँ, वो मेरा फैसला मेरा रब करेगा कि मैं आज के रसूल हूँ या नहीं हूँ। लेकिन जो जिम्मेदारियां एज अ मुसलमान हमारे ऊपर आयद है, जो इस्लाम ने हमारे ऊपर आयद की हैं, उस पे बात करना जो हमारा राइट है 1973 के आइन के मुताबिक, जो हमें राइट दिया गया है कि हमें बात करने का अख्तियार होना चाहिए। और हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हम लोगों के वोट लेकर आते हैं, हम क्यों ना बैठ के फ्लोर ऑफ द हाउस बात करें? पॉइंट आ गया जी। होते हैं जो सबकी जबान बंद करने वाले। और आखिरी बात ये कहूंगी कि ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है, बजाय वो टीवी पे जाके ये उनके पार्लियामेंट के अंदर आके बात करें। ठीक, आपके पास फ्लोर है, आप फ्लोर पे क्यों नहीं आते? इससे साफ जाहिर है ठीक हो गया। कभी पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दी, जब आप अपोजिशन में थे तभी आपने। शगुफ्ता जी आपका पॉइंट आ गया जी, ठीक, पॉइंट टेकन जी, तभी आप पार्लियामेंट को पॉइंट टेकन। अली परवेज मलिक, ये जो पंजाब के अंदर जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से सुनने में आ रहा है, एक तो उनको खैर ठंडी हवाएं कोई आई हैं, वो और उनके 40 के करीब जो अरकान सूबाई और कौमी असम्बली हैं प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रहे हैं। अगर चीज़ें वहाँ नहीं होती तो राजा रियाज कहते हैं कि फिर हम देखेंगे क्या होगा। और पंजाब के ऊपर उनका जो फोकस है ना वो बड़ा एडमेंट है, सबके सामने, सबको नजर भी आ रहा है कि जी पंजाब के अंदर कोई कहानी बदल जाएगी अगर चीजें ना चली। योर कमेंट। मंसूर मियां, ये जो जहांगीर खान तरीन साहब की कहानी है ना, मेरे ख्याल से ये तो एक बहाना है, बात पंजाब से कहीं आगे जा चुकी हुई है। उसके पीछे बुनियादी नुक्ता जो है वो ये है कि इनकी कारकर्दगी इतनी ख़राब है कि आज हर मुसलमान रमज़ान के महीने के अंदर रोज़ा खोलने से आ रही है। आज उनको 1 किलो चीनी लेने के लिए 1-1 किलोमीटर की लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता है, और जलील होके उनको अपने अंगूठे पे निशान लगा के 1 किलो चीनी मिलती है। आज स्कंजबीन जो हर घर के अंदर रोज़ा इफ्तारी के लिए इस्तेमाल होती है, उसके लिए जो नींबू है वो 450-500 रुपए किलो है। आज जो आपके पास जो केले जो हर चाट के अंदर लोग इफ्तार के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वो 250-300 रुपए दर्जन हो गए हुए हैं। जब आपकी इस किस्म की कारकर्दगी हो तो आपके MPs नहीं, आपके MNAs नहीं, आप मुझे ये बता दें इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर क्या कल परसों जाके महबूब सुल्तान साहब जहांगीर तरीन को मिले हैं कि नहीं मिले हैं? अगर ये वो लोग हैं जिन्होंने इलाकों के अंदर जाना है, अपने हलकों के अंदर जाना है, जो इस वक्त इमरान खान से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरी ऑपोजिशन की पार्टियां बाशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बाशमूल पीपल्स पार्टी उनको ओन करे, तो वो इसी तरह बहाने लेके इनसे किनारा कशी करेंगे ना। तो ये वो चीज सामने आ रही है, और इसको जिस पसे मंजर में आपको देखने की जरूरत है वो ये है कि अगर मुझे बताएं पंजाब के अंदर या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो मनी बिल आगे आने जा रहा है, अगर वो फेल होता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या इनकी हुकूमत उसके बाद सस्टेन कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी? ये बुनियादी नुक्ता है जो बार बार इमरान खान साहब को, जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती, और वो कभी एक वजीर को आगे करते हैं, कभी दूसरे को करते हैं कि जाओ जाके जहांगीर तरीन को NRO देने के लिए उसको मेरे पास लेके आओ, कोई और बहाना आगे करते हैं। पर जो लोग जो इलेक्टेबल्स हैं, जो MNAs हैं, जो MPs हैं, जिन्होंने इस मुल्क में सियासत करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तो वो लोग हैं जिन्होंने बक्से उठाने और बाहर चले जाना है। जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है उनको अवाम की पल्स का अंदाजा है, और उनको इमरान खान से किसी ना किसी वजह से किनारा कशी करनी पड़ेगी, और वही चीज आपको होती हुई नजर आ रही है। मुनव्वरा जी, आपका मुझे इस पे कमेंट चाहिए, और मुझे बताएं जिस तरह बात हो रही है कि जी एक्चुअल इशू परफॉर्मेंस है, और क्योंकि परफॉर्मेंस अपोजिशन बता रही है कि चीजें नहीं है वैसी, दैट्स द रीजन कि आपके पास से जो आपके रिस्पेक्टिव पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो इलेक्टेड हैं, जिन्होंने हल्के की सियासत करनी है, ये लोग पीछे होते नजर आ रहे हैं। योर कमेंट जी। देखिए जी, गवर्नमेंट का काम हमेशा से तनकीद करना होता है। हाँ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट तनकीद के बर्दाश्त करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, परफॉर्मेंस आप खुद जब से हम इक़्तिदार में आए
जिस तरह से हम जिस आलात का हम मुकाबला कर रहे हैं, जो आलात जो ग्राउंड पे हम जाके देखते, जो सिचुएशन हमें नज़र आ रहा है, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट चलाना बहुत मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस मुश्किल मरहले को तय कर दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले जो गवर्नमेंट चलाने का तरीकाकार था और हमारे जो गवर्नमेंट चलाने का तरीकाकार है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम जो ग्राउंड रियलिटीज को फोकस करके सियासत करते। आपने जैसे अली भाई ने कहा कि महंगाई है, हम कभी हमने इनकार नहीं किया कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन उस महंगाई के पीछे वो माफियाज है। मैं आपको बताऊं, आज अगर हम खुली छूट देंगे चीनी के लिए खुली छूट देंगे, एक बंदा आएगा तमाम चीनी ले जाएगा। वो जो गरीब है, जिसको जरूरत है, जो मेहनत मजदूरी करके बाद में अपना हक लेने आएगा, उसके पहुंचने से पहले ये माफिया तक पहुंच जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, बेशक थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अकदार को उसका हक मिलेगा। ये हमारी वो पॉलिसियां है कि जो गरीब के लिए हमने बनाया है, हम गरीब को फैसिलिटेट करें। अब एक गरीब की इस तरह 2 किलो चीनी खरीदने की है, हम उसको 10 किलो चीनी देंगे, जाहिर है वो 10 किलो चीनी नहीं खरीद सकते, तो वो जाहिर है वो 10 किलो चीनी फिर वही माफिया के पास जाएंगे। लेकिन आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई गवर्नमेंट की उस पॉलिसी को बारीकी से देखेंगे तो वाकई ये वाहिद गवर्नमेंट है जो गरीबों के लिए सोचते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज को टारगेट करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज को फोकस करते हैं। बात आप कर रहे हैं कि हमारे एमएनए जहांगीर तरीन साहब के पास क्यों गए। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, जहांगीर तरीन साहब हमारा एक असासा है, जहांगीर तरीन साहब हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। असासा नहीं, एटीएम। अच्छा मंसूर मियां, हुकूमत कितनी अच्छी चल रही है, जरा अपने कैमरामैन को ले जाके यूटिलिटी स्टोर के बाहर सस्ता बाजार के बाद अब जाके रिकॉर्डिंग लोगों को दिखाएं तो आपको खुद पता चल जाएगी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही है। खतरे की गारंटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो एमएनए जो एमपीए जाते हैं जहांगीर तरीन साहब के पास, वही हमारा भी हमारे जो इख्तिदार है, हमारे जो गवर्नमेंट है, वही हमारी गवर्नमेंट है। ओके, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुनव्वरा जी, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। ये नेगेटिव वे में ना ले जाए इसको, ये पॉजिटिव वे। अगर हम अपने किसी बंदे के साथ इज़हार यकजहती के लिए जाते हैं। मुनव्वरा जी थैंक यू वेरी मच, अली परवेज मलिक थैंक यू वेरी मच, गुफ्ता जुमानी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।